स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम एवरीवन। राजेश्वरी शिबाली, आई एम गुड। कैसे हैं आप लोग? वेलकम ऋषभ, दिलीप, ग्रेट। प्लीज कंफर्म माय वॉइस इज फाइन। आवाज ठीक आ रही है आपको? वीडियो इज फाइन? ठीक है। और आप तैयार हैं? ऑल सेट? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन लास्ट क्लास वी वर एट रियलिज्म, और रियलिज्म में मैंने मैकियावेली और उनसे जुड़े कुछ कीवर्ड्स आपको बताए थे। आज हमारी जर्नी उससे आगे की तरफ चलेगी। मैकियावेली के आइडियाज में आपने जाना था कि मैकियावेली का जो व्यू था रिलीजन पर, वो उनके समय के हिसाब से काफी आगे की बात थी। कारण मैकियावेली वाज एट द जंक्चर ऑफ मिडीवल एंड मॉडर्न एज। अगर मैं कहूं आपसे मॉडर्न एज, आधुनिक काल, तो कैसे पता लगता है आपको कि हां यहां से आधुनिक काल शुरू हो गया होगा? डू यू नो सम फीचर्स आपने बचपन में पढ़े हैं? मिडीवल से मॉडर्न, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी मिडीवल से मॉडर्न जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मिडीवल में चर्च का रोल था? अगर हम वेस्ट की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई गॉड जो है वो सेंटर था एक तरीके से ह्यूमन लाइफ का। इसका मतलब पता क्या है कि चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे पब्लिक लाइफ हो, यानी कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो भी किसके हिसाब से चलती थी? गॉड के हिसाब से, चर्च के हिसाब से। अगर हम वेस्ट की बात करें, चर्च वॉज डोमिनेंट। इवन फ्रांस का जो मोनार्की होगी तो उसको भी चर्च के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर जो टॉप क्लर्गी है, जो चर्च के टॉप क्लर्गी मतलब जो प्रमुख व्यक्ति हैं, अगर वो मोनार्की के खिलाफ हो गए तो ऐसे में राजा को राज करना भारी हो जाएगा। तो यानी कि होल्ड था चर्च का केवल धार्मिक मामलों में ही नहीं, पॉलिसीज में भी चर्च का होल्ड था। इवन वॉर्स में भी क्रूसेड्स होती थी, यानी कि और कई जगह तो ऐसा था चर्च भी अपने मर्सनरी फाइटर्स रखते थे। मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में देखा गया कि धर्म के नाम पर सबजुगेशन होता था, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, धर्म के नाम पर लड़ाइयां चलती रहती थी। और आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में जो कोर एक प्रायोरिटी होती है हर एक पॉलिटिकल थिंकर की, वो ये होता है कि किस तरीके से एक्चुअली हम स्टेबिलिटी लाए, ऐसी पॉलिटिकल थियरी दें, ऐसे कुछ सिद्धांत दें कि अगर उनको मान लिया जाए तो एक्चुअली स्टेबिलिटी आ जाए, स्थिरता आ जाए। राइट? तो ऐसे में मिडीवल से मॉडर्न के टाइम पर जाते हैं। मॉडर्न एज में सबसे खास बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो रेशनैलिटी ऑफ मेन, ये पॉपुलर हो गया। आपने सुना है वर्ड रेनेसा, पुनर्जागरण? बचपन में पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं? रेनेसा, पुनर्जागरण वाली एज, वो समय जिसमें लियोनार्डो दा विंची थे, गैलीलियो, याद आ रहा है आपको? राइट? तो ये ट्रांजिशन हम देख रहे थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मिडीवल में अगर चर्च का रोल था, स्टेट एंड रिलीजन दे वर टुगेदर। अगर धर्म के आधार पर राज्य चलता है, धर्म के सिद्धांतों पर राज्य चलता है, तो ऐसे राज्य को, ऐसे राज को हम थियोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी किसको कहते हैं? व्हेन अ स्टेट वर्क्स एज पर सम फंडामेंटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे कि ईरान में क्रांति हुई और उसके बाद खोमैनी का राज आया। जो खोमैनी ने अपने क्रेडेंशियल्स रखे, बिकॉज खोमैनी वॉज अ इस्लामिक इंटेलेक्चुअल, तो उन्होंने कहा कि ईरान किसके हिसाब से चलेगा? इस्लाम के हिसाब से चलेगा। ये एग्जाम्पल मैं इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि रिसेंटली आपने सुना होगा हिजाब को लेकर वहां पर काफी डिबेट चल रही थी, कई लोग आंदोलन कर रहे थे, और ये थियोक्रेटिक स्टेट है ईरान, ये बात सामने आ रही थी। राइट? मॉडर्न टाइम में क्या हुआ? सेक्युलरिज्म का आइडिया पॉपुलर हुआ। सेक्युलरिज्म। अब जब मैं सेक्युलरिज्म वर्ड यूज करता हूं तो जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा, यानी कि सरकार धर्म के आधार पर
लोगों में भेदभाव नहीं करेगी। जनरली एक ये आइडिया लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन जरा आप थोड़ा गहराई से समझिएगा इस बात को। देखिए, सेकुलरिज्म हम मैकियावेली के हिसाब से सबसे पहले जानते हैं। मैकियावेली कह रहे थे कि देखो, जो स्टेट है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। देयर विल बी क्लियर सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। तो जो पहला पॉइंट होता है सेकुलरिज्म का वो ये होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट और रिलीजन में कंप्लीटली एक्चुअली यू कैन से डिफरेंस होगा। स्टेट पब्लिक स्फीयर के सभी मामलों में टोटली इंडिपेंडेंट होगी पॉलिसीज बनाने के लिए, और रिलीजन आपके प्राइवेट स्फीयर का मामला होगा। यानी कि पर्सनल लाइफ में जैसे शादी आपको करनी है, तो शादी मुझे बताइए धार्मिक अनुष्ठानों के आधार पर करेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में रखकर उसके साथ फेरे लेंगे? क्या करेंगे? शायद आप में से कुछ लोग कहें कि सर हम तो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग हैं, तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल फॉर अस, हम कॉन्स्टिट्यूशन के चारों ओर। या फिर अलग अलग धर्मों में मुझे बताइए आप धर्म के हिसाब से एक्चुअली मैरिज या फिर अंत्येष्टि, बर्थ के समय कुछ रिचुअल्स, ये सब धर्म के आधार पर होते हैं ना, राइट? वैभव इज सेइंग कि इनकी शादी में लक्ष्मीकांत के चारों ओर एक्चुअली फेरे लेंगे। वैभव, मैं आपको बता दूं, लक्ष्मीकांत तो आपको केवल लक्ष्मीकांत तो आपको यूपीएससी भी क्लियर नहीं करा सकती, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यूपीएससी इज आस्किंग इन इवन इन प्रीलिम्स, राइट? मेंस में तो एनालिसिस चाहिए, वो तो ठीक है, उसके लिए तो शुरू से ही पता था कि लक्ष्मीकांत के अलावा करंट को डेवलप करना होगा, एनालिसिस डेवलप करना होगा, लेकिन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन लक्ष्मीकांत के पार आ रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत इज ए गुड बुक, लेकिन फेरे लो तो ऐसी बुक के आसपास लो कि जो फंडामेंटल हो। तो इससे बेहतर है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए, तो अब हम, नितिन कुमार सिंह इज आस्किंग व्हाट इज गोइंग ऑन। नितिन, हमारा जो टॉपिक है आज का वो कंटिन्यू हो रहा है लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में हम कुछ जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं आपके पीएसआई सिलेबस के, जो कीवर्ड्स हैं आपके सिलेबस में, उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं। हमारी जर्नी में कल हम आइडियलिज्म से हमने स्टार्ट किया था, सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस के बाद हमने प्लेटो के आइडियाज के बारे में बात किया था, और प्लेटो, क्योंकि प्लेटो के विचारों में आइडियलिज्म मिलता है। उसके बाद मुझे दूसरा वर्ड आपको समझाना था, रियलिज्म, तो इस वजह से मैंने आपको मैकियावेली के बारे में समझाया। आज मैं मैकियावेली से ही स्टार्ट कर रहा हूं। मैकियावेली में सेकुलरिज्म हमें मिलता है, और क्योंकि रियलिज्म के बाद फिर एक जो तीसरा कीवर्ड जो मुझे आपको समझाना है वो लिबरलिज्म है, तो इस वजह से इसके बाद मैं आपको हॉब्स, लॉक, मिल जैसे विचारकों के लाइफ में लेकर जाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से आपके सिलेबस में ये चीजें डिजाइंड हैं, ठीक है? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो अभी सेकुलरिज्म वर्ड को हम समझ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये वर्ड आपके इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटी जो आईजीपी वाला पार्ट होगा उसमें भी आएगा, पेपर 1 सेक्शन बी जो हम शुरुआत करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया सेकुलरिज्म का मतलब क्लियर सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, पब्लिक एंड प्राइवेट, ऐसा, ठीक है? अच्छा, मुझे बताइए, क्या इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि मैकियावेली तो वेस्ट में थे, पश्चिम में थे, जहां पर आज इटली है, तो क्या इंडिया में भी ऐसा क्लियर सेपरेशन होता है व्हेन इट कम्स टू स्टेट एंड रिलीजन? क्या भारत में धर्म और राज्य के बीच में ऐसा कंप्लीट सेपरेशन होता है? यस दिलीप, तो देखिए इसका आंसर है नो, राइट? कारण, क्योंकि देखिए जो स्टेट है वो हमारे यहां पर इंटरवीन कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, यानी कि जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट हैं, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट इवन रिलीजन में भी इंटरवीन कर सकती है, ठीक है? अब मैकियावेली के दौरान, मैकियावेली के समय में तो उन्होंने क्लियर सेपरेशन की बात की। मैकियावेली के बाद एक विचारक आए, हॉब्स। हॉब्स जो है वो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, नहीं ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर इनका जन्म हुआ, और इन्होंने एक्चुअली जो मैकियावेली के विचार थे सेकुलरिज्म पर, उसको एक स्टेप आगे ले गए। इनकी एक बुक थी लेवियाथन। लेवियाथन, ये इनकी बुक का नाम है। ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में हमें स्कोर करना होता है, राइट? मैक्सिमम स्कोर करना होता है, तो इंट्रोडक्शन में एक तरीका यूज करना होता है। वो क्या है कि अगर मैं पता है कि हॉब्स के विचारों से कोई क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसे में
हम उस थिंकर का बैकग्राउंड देते हैं कि एक्चुअली उसने विचार क्यों दिया था, और ऐसे में उसकी जो बुक होती है उसका नाम हम मेंशन करते हैं, ठीक है, तो इससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। अब हॉब्स ने क्या किया, हॉब्स ने सेक्युलरिज्म पर और आगे की बात बोली। हॉब्स ने कहा कि स्टेट इज अबव रिलीजन, यानी कि मैकियावेली तो हॉब्स से पहले आए थे समय में, तो मैकियावेली तो बात सेपरेशन की कर रहे थे, तभी इनका विरोध हुआ था, राइट। अनवर कासिम इज आस्किंग, ये दोबारा पढ़ाएंगे ना आप? पीएसआर ऑप्शनल पेपर 1 जब मैं जाऊंगा तो उस टॉपिक में तो डिटेल में जाएंगे, हम डेप्थ में जाएंगे, यहाँ आपकी बेस अंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेवियाथन बुक का नाम था। लेवियाथन एक्चुअली इस शब्द का मतलब क्या होता है, एक समुद्री राक्षस होता है, और इसकी भी अपनी एक स्टोरी है कि हॉब्स जब पैदा हुए थे तो उस टाइम पर ब्रिटेन में काफी अव्यवस्था चल रही थी। ब्रिटेन में देयर वाज क्या, दो तरह की जंग चल रही थी ब्रिटेन में उस टाइम पर। एक तो था रॉयलिस्ट एंड एंटी रॉयलिस्ट, यानी कि मोनार्की है ना ब्रिटेन में, जैसे क्राउन अभी अभी आपने सुना था, क्वीन एलिजाबेथ 2 वो एक्सपायर हुई थी, तो ऐसे में उस टाइम से मोनार्की चल रही। तो देयर वाज सम पीपल हु वर सेइंग कि नहीं नहीं इनको हटाओ, तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। प्लस बाहर से भी आक्रमण होने वाला था ब्रिटेन पर, बाहर से स्पेनिश आर्मड आ रहा था, स्पेनिश जो है अपने समुद्री बेड़े को लेकर आ रहे थे, तो समुद्र के थ्रू एक बहुत बड़ा संकट ब्रिटेन पर आ रहा था। एक फेमस स्टेटमेंट है हॉब्स की, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में जानेंगे बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में। आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर, मेरा और डर का जन्म एक्चुअली एक साथ हुआ। कारण हॉब्स का एक्चुअली जब बर्थ हुआ तो उस टाइम पर ये खतरा मंडरा रहा था, तो इनकी जो मदर थी उन्होंने प्री मैच्योर डिलीवरी कर दी थी हॉब्स की। प्री मैच्योर डिलीवरी समझते हैं, यानी कि अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे हॉब्स और पहले ये दुनिया में आ गए थे, तो बचपन से अब जो प्री मैच्योर बेबी होता है उसको फाइट करनी पड़ती है जीने के लिए, आपको पता होगा इंक्यूबेटर में रखा जाता है ना, तो इस तरीके से ये बचपन से ही डर के साथ लड़ रहे थे। तो ऐसे में ये जानते थे कि धर्म की वजह से इतनी अव्यवस्था फैली थी, तो ये चाहते थे कि स्टेट जो है वो ऊपर हो और धर्म नीचे हो। अब मुझे बताइए इस बात का चर्च सपोर्ट कर रहा होगा उस टाइम पर या अपोज कर रहा होगा? अपोज कर रहा था, और इसी वजह से हॉब्स की इस बुक को तो जलाया गया था। हॉब्स को सैटन बोला गया था, शैतान बोला गया था। तो यानी कि हॉब्स के लिए जो सेक्युलरिज्म था उसमें स्टेट ऊपर थी और रिलीजन सेकंड था, राइट। हॉब्स ने तो ये भी कहा था कि एक्चुअली मोनार्की होनी चाहिए, और इवन सरकार जो है वो रिलीजन पर एक तरीके से कंट्रोल रखेगी। तो ही वाज सो मच कंसर्न अबाउट स्टेबिलिटी दैट ही वाज सेइंग कि स्टेट को हमेशा ऊपर होना चाहिए, रिलीजन को नीचे होना चाहिए। ये हॉब्स का समय था। अब तो अभी मैंने आपको रियलिज्म से मैकियावेली कनेक्ट किया, मैकियावेलिज्म से सेक्युलरिज्म कनेक्ट किया। अब मैं एक और वर्ड आपको समझाना चाह रहा हूं जो बार बार हमारे पॉलिटिकल साइंस में आएगा, वो वर्ड है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। देखिए सेक्युलरिज्म एज अ वर्ड, एज अ टॉपिक, वो हमारे आईजीपी में है, उससे हम डिटेल में जानेंगे। उसमें मैं यूसीसी की डिबेट भी बताऊंगा आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी बताऊंगा, इसके पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा। अभी हमारा एजेंडा क्या, हम टर्म्स को समझ रहे हैं। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो आज का जो हमारा पहला टर्म था वो मॉडर्न एज में सेक्युलरिज्म था, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म था आज का, ठीक है। और हमारी इसी स्टोरी लाइन में फिर हम अपने सेकंड टर्म से कनेक्ट कर रहे हैं, और आज का हमारा जो सेकंड टर्म है वो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आप अब किसी भी चीज को आपको जानना है पीएसआर में, रटने की जरूरत नहीं है, उस टॉपिक की एसेंस को पकड़िए, यानी कि शब्द को तोड़ लीजिए, उसके बैकग्राउंड को समझिए, उसके बाद पूरे पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में जहां जहां वो अप्लाई होगा आपके लिए केक वॉक बन जाएगा। अब मैं प्रूव करता हूं इस बात को। पॉलिटिकल शब्द से तो आप वास्ता रखते हैं, मींस इट इज टॉकिंग अबाउट रूल, राइट, रूल। एंड रूल कैसा, एक सिस्टमैटिक, और सिस्टमैटिक रूल का मतलब क्या होता है कि यानी कि लोग जो हैं गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें। लेकिन मुझे बताइए क्या गवर्नमेंट सफल तरीके से काम कर सकती है जब तक कि लोग ऑब्लाइज ना करें
गवर्नमेंट के डायरेक्शन को? क्या चल सकती है? यस और नो? नहीं चल सकती, राइट? तो कहने का मतलब है ऑब्लिगेशन होना चाहिए आप पर। अब हमारे पूरे पॉलिटिकल साइंस में जगह जगह पर जो भी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं बार बार हिंट करूंगा कि देखो क्यों ये बनाया गया आइडिया। ये इसलिए बनाया गया जिससे कि लोग एक्चुअली सरकार की माने। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन शब्द का मतलब है कि लोग सरकार की माने, सरकार के डायरेक्शंस के हिसाब से जिंदगी को जिए। सरकार जो कहे ये करना है वो करे, जो सरकार कहे ये नहीं करना वो ना करे। आपको ये लगता है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से ही स्टेबिलिटी आ सकती है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से ही प्रोस्पेरिटी आ सकती है? राइट? अब अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर ने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के अपने अपने तरीके दिए। जैसे कि अब इसी वर्ड में मैं डिफरेंट आइडिया से आपको ये चीज समझा दूंगा। मैं आपको बता दूं, जब बच्चा केवल पेपर 1 सेक्शन ए से या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से पीएसआर ऑप्शनल को पढ़ने लगता है तो उसके मन में इंटरलिंकेज नहीं बन पाती, क्योंकि वो तो थिंकर टू थिंकर पढ़ता है। लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक कीवर्ड को मैं पूरे पॉलिटिकल साइंस में जो थिंकर्स हैं सबसे कनेक्ट करते हुए आपको समझा रहा हूं, तो आपका जो फाउंडेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी वजह से हमने प्री फाउंडेशन मॉड्यूल कर रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, कल मैंने आपको प्लेटो पढ़ाया था, प्लेटो का आइडिया एक्चुअली बताया था, आइडियलिज्म। अब देखिए प्लेटो ने भी कैसे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंश्योर किया, एक एक करके समझेंगे। प्लेटो ने कहा कि भाई आपको स्टेट की इस वजह से सुननी चाहिए क्योंकि स्टेट इज सोर्स ऑफ वर्च्यू। ये प्लेटो की स्टेटमेंट है, सोर्स ऑफ वर्च्यू। यहां पर जो वर्च्यू शब्द है, वर्च्यू शब्द का मतलब होता है गुडनेस। तो यानी कि एक तरीके से स्टेट इज सोर्स ऑफ गुडनेस। और मुझे बताइए, हर व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो यानी कि प्लेटो आपसे कह रहे हैं कि आप सब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो जो स्टेट है वो उस अच्छी जिंदगी का सोर्स है। यानी कि अच्छी जिंदगी का रास्ता आपको स्टेट बताएगी। तो जब आप स्टेट के हिसाब से चलते हैं तभी आप एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। राइट? क्लियर है बात? रोहित सिंह कह रहे हैं, इज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज रूल ऑफ लॉ सर? रोहित, आंसर इज नो, नॉट नेसेसरीली। अब इस बात की गहराई को समझिए। रोहित ने कहा कि सर रूल ऑफ लॉ है क्या? अब आप में से कई लोग कहेंगे सर रूल ऑफ लॉ तो लग ही रहा है क्योंकि लॉ के हिसाब से चलना ही तो है। रोहित, अब आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आप हर एक बात को गहराई से समझेंगे, जरा मैं यहां आपको बता देता हूं। जो रूल ऑफ लॉ वर्ड है, अगर केवल लिटरल मीनिंग पे जाया जाए तो लगता है कि भाई कानून के हिसाब से अगर चीजें चले वो रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? लेकिन जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल दूं आपको, मान लीजिए अंशुमन, आप भारत के हिटलर बन जाए, पॉलिटिकल साइंस में बैठते हैं आप, नॉलेज आपको हो गई, तो आपने मोबिलाइज किया लोगों को इस तरीके से और आप हिटलर जैसे डिक्टेटर बन गए। अब इन्होंने एक कानून बनाया, इन्होंने बनाया कि केवल जो गोरे दिखने वाले लोग हैं उन्हीं को वोटिंग पावर होगी। ये इन्होंने कानून बना दिया। और जितने भी ब्लैक हैं उनको वोटिंग पावर नहीं होगी। ठीक है? ये कह रहे हैं कि मैं सर अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिवीजन करूंगा क्योंकि ही इज अ कास्टिस्ट पर्सन। ठीक है, धीरे धीरे आप जानेंगे, इनके एग्जाम्पल में लिया करूंगा। तो ये एक अपर कास्ट लोअर कास्ट में बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं, तो इनका अपर कास्ट को ये वोट की पावर देंगे, लोअर कास्ट को ये वोट की पावर नहीं देंगे। ठीक है? तो ऐसे में ये जो लॉ इन्होंने बनाया, और डिक्टेटर हैं, इनके पास पूरी मशीनरी है, पुलिस, सीबीआई, ईडी सब कुछ है, आर्मी है, तो जबरदस्ती अब ये कह रहे हैं भाई इसको फॉलो करो। तो मुझे बताइए, अगर इस कानून का इंप्लीमेंटेशन भी देश में हो रहा है तो मुझे बताइए क्या वो रूल ऑफ लॉ होगा? नहीं होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ कहता है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के आधार पर ही रूल्स बनने चाहिए, जैसे कि इक्वालिटी, पैटर्निटी। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं,
और रूल ऑफ लॉ ऐसा क्यों कहता है? रूल ऑफ लॉ कहता है अगर आपने इक्वालिटी बेस्ड पॉलिसीज ना बनाई ना, इक्वालिटी बेस्ड लॉज नहीं बनाए, तो वो चल ही नहीं पाएंगे, जल्दी ज्यादा चल ही नहीं पाएंगे। अब इन्होंने फिलहाल तो इंप्लीमेंट करा दिया, आपको नहीं लगता कि इनको जल्दी ही कोई ना कोई हमारे देश में निपटा देगा? इनको बाहर भागना होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी, रिवोल्यूशन आ जाएगा। भाई रिवोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप लोग ना लाए तो मुझे ही लाना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस में बहुत स्टूडेंट है मेरे पास रिवोल्यूशन लाने के लिए। तो कहने का मतलब है ऐसे में अव्यवस्था आ जाएगी, फेटर्निटी। अगर ये लोगों में ही भेदभाव फैला रहे हैं कानूनी तौर पर, एक तो होता है सामाजिक तौर पर, सामाजिक तौर पर तो है ही भेदभाव हमारे यहाँ, धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन है भेदभाव, लेकिन कानूनी तौर पर भेदभाव फैला रहे हैं तो ये तो फेटर्निटी, ब्रदरहुड के खिलाफ है। तो इस वजह से भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये कहता है रूल ऑफ लॉ कोई आर्बिट्री एक्शन नहीं होगा और गवर्नमेंट लिमिटेड होगी। लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आर्बिट्ररीली आपकी जिंदगी नहीं ले सकती। लेकिन मैंने जानबूझकर इस एग्जाम्पल में यूज किया वर्ड डिक्टेटर। डिक्टेटर शब्द का मतलब यह होता है कि बहुत ज्यादा शक्ति है इनके पास, लेकिन रूल ऑफ लॉ जो शब्द है उसमें हम कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड यानी कि दायरा होना चाहिए गवर्नमेंट का भी। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, तो अपनी मर्जी से बिना किसी कसूर के आपको निपटा नहीं सकते या कह नहीं सकते कि इनका एनकाउंटर कर दो। और अगर एनकाउंटर हो गया आपका ऐसे तो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ होगा। अगर हो गया तो उसके बाद मैं बच्चों को रूल ऑफ लॉ बताऊंगा और आपका एग्जाम्पल लिया करूंगा, ठीक है? तो एक्चुअली जो इन्होंने किया उसके लिए भी कोई शब्द है कि हमारे पास? हाँ जी है, उसके लिए शब्द है रूल बाय लॉ। अब फर्क केवल ऑफ एंड बाय का है, लेकिन ऑफ एंड बाय से ही सारा खेल चेंज हो जाता है। रूल बाय लॉ का मतलब होता है कि लॉ में जो लिखा है ना बस उस हिसाब से चल रहा है देश। यानी कि रूल बाय लॉ में केवल हम प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं कि कानून में दिया हुआ प्रोसेस फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन रूल ऑफ लॉ में हम केवल प्रोसेस नहीं, उसके कंटेंट पर भी फोकस कर रहे हैं। कंटेंट में इक्वालिटी फेटर्निटी है कि नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट है कि नहीं। तो अगर अब इस डिफरेंस को जानकर थोड़ी बहुत मोक्ष वाली फीलिंग आ रही हो, क्लैरिटी आ रही हो, तो मेंशन यस। क्लियर है? ठीक है। अभी ये तो मैंने ट्रेलर दिया, अभी तो शुरुआत हुई है आपकी, टेंशन मत लीजिए। पूरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एब्जॉर्ब करा देंगे आपके दिमाग में। केवल आपसे एक्सपेक्टेशन ये है क्लास डेली अटेंड करनी है, जो टास्क मैं दूं उस टास्क को करते रहना है। मास्टरी हो जाएगी, ठीक है, डेप्थ से हो जाएगी। मतलब जिसको पॉलिटिकल साइंस का पी भी नहीं पता ना, उसको जेड तक सब पता लग जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। कई सारी चीजें ऐसी चलती हैं हमारे क्लास में कि आप क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछते और मैं खुद कहता हूं भाई ये क्वेश्चन तो दिमाग में आया होगा आपके, तो इस तरीके से हम क्लास को इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन वर्ड, और मैंने प्लेटो के हिसाब से आपको बताया स्टेट इज सोर्स ऑफ वर्च्यू, तो इस वजह से आपको स्टेट की सुननी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से अगर प्लेटो को ये आइडिया पॉपुलर हो जाए तो मुझे बताइए अल्टीमेटली पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अचीव होगी कि नहीं होगी, यस और नो? राइट? राइट? अच्छा, सेकंड, हीगल। हीगल एक थिंकर थे। हीगल ने कहा स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो आपको नहीं लगता ये हीगल ने स्टेटमेंट दी? हीगल एक्चुअली जहां पर आज जर्मनी है ना, वहां पर प्रशिया होता था कभी, प्रशिया। तो प्रशिया की जो स्टेट थी, तो उन्होंने ऑफिशियल फिलोसोफर घोषित किया था, मतलब पोजीशन दी थी हीगल को। तो अब बताइए, अगर मान लीजिए अंशुमन जो हैं, आप मोनार्क हैं और आपने किसी फिलोसोफर को रखा है कि भाई तुम ऑफिशियल फिलोसोफर हो हमारे देश के, तो ऑफिशियल फिलोसोफर चाहेगा कि भाई सब लोग इनकी सुने, राइट? तभी तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आएगी, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो ऐसे में कुछ फिलोसोफर हैं आप, तो आपको कुछ ऐसा आइडिया रखना है जिससे लोग समझे कि हाँ ये ही रियलिटी है।
तो एक तरीके से आपको लो की रियलिटी को शेप करना है। तो आपने क्या कहा, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे ना स्टेट वो गॉड के समान है। आप कहोगे ये क्या बकवास है, हम तो नहीं मानते इस बात को। अब हीगल है फिलोसफर, मनवा के छोड़ेंगे आपको, देखिए कैसे। अब मैं इसका लॉजिक भी बताता हूं आपको, और इसके थ्रू भी वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अचीव कर रहे हैं। हीगल ने कहा कि देखो ऐसा है, गॉड को तो जानते हो तुम लोग, तो आपने कहा जी हाँ गॉड को तो जानते हैं। स्टेट को, तो आपने कहा देखो स्टेट को जानने के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है। तो हीगल ने कहा बस इससे काम हो जाएगा, गॉड को जानते हो तो। कैसे? उन्होंने कहा कि गॉड जो है वो एल्ट्रिस्टिक होता है कि नहीं होता है, एल्ट्रिस्टिक। तो आप कहोगे सर एल्ट्रिस्टिक का मतलब ही नहीं पता हमें तो हीगल कहेगा यार गूगल कर लेते। तो आप कहोगे गूगल नहीं करना हमें आता। हीगल कह रहे हैं कि देखो एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है जो सबके वेलफेयर की बात करता है, वेलफेयर ऑफ ऑल, जो सबका वेलफेयर चाहता है उसके लिए काम करता है। तो आप कहोगे हाँ अब समझ में आया कि यानी कि गॉड एल्ट्रिस्टिक है, यानी कि हाँ गॉड सबका अच्छा चाहता है, यही हमें सिखाया गया। हाँ ये तो हम जानते हैं भाई, तभी हम प्रेयर करते हैं गॉड से, है कि नहीं। तो अब हीगल कह रहे हैं कि बेटा ऐसी स्टेट है, स्टेट भी एल्ट्रिस्टिक है, यानी कि स्टेट भी सबका भला चाहती है। स्टेट जो है कोई भेदभाव नहीं करती वेलफेयर के समय पर, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखो, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये सभी आर्टिकल्स में कॉमन क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी में डिटेल में इस बात को। लेकिन अभी आपको यह पता होना चाहिए कि सभी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी से जुड़े हुए आर्टिकल हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये टर्म्स भी याद हो जाएंगी, टेंशन न लो। लेकिन मुद्दा ये है कि हाँ क्लियरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो लग तो रहा है भाई अल्ट्रिस्टिक है, प्लस हाँ स्टेट जो है हेल्प भी करता है आपकी, राइट। तो ऐसे में एक पॉइंट से तो प्रूव हो गया कि हाँ भाई स्टेट और गॉड में कुछ इक्वालिटी लग रही है। लेकिन अब भी आपने कहा कि नहीं हम नहीं मानते कि एक्चुअली गॉड और स्टेट इक्वल हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं धरती पे एक्चुअली गॉड के समान स्टेट है, इस वजह से स्टेट की सुनो। जिस तरीके से गॉड की पूजा करते हो इस तरीके से स्टेट की पूजा करो, इस तरीके से कानून मानो स्टेट के। से गॉड ने जो कहा उसे मना करोगे कि आप कहोगे नहीं, तो स्टेट जो कह रहा है उसको भी मत मानो। तो आपने कहा नहीं और प्रूफ चाहिए मुझे हीगल, तो हीगल ने कहा लो और प्रूफ ले लो। सेकंड ने कहा ओमनीपोटेंट। तो आपने कहा यार ओमनीपोटेंट भी नहीं हमें पता क्या होता है। तो ने कहा कि जो कुछ भी कर सकता है, कैन डू एनीथिंग। तो मुझे बताइए गॉड कुछ भी कर सकता है कि नहीं करता है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो मानते हैं, क्योंकि जिसने इस पूरी सृष्टि को बना दिया यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। अब यहां पर वो कह रहे हैं आपके टेरिटरी में सबसे ऊपर क्या स्टेट है, तो स्टेट जो है वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, यानी कि आपकी जितनी भी जरूरत है रक्षा, स्टेट चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, भाई बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी आपकी स्टेट करती है, हमारे डिफेंस फोर्सेस, अंदर भी सुरक्षा हमारी स्टेट करती है, भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, प्लस आपके वेलफेयर के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को प्रदान करने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे लोग फैक्ट्री खोलें, आपको नौकरियां मिले, राइट। रोड बनाती है। तो मतलब आपकी जिंदगी में जो आप सोच सकते हो आपको जरूरत है वो स्टेट ही कर सकती है। जैसे कोविड आया, कोविड के दौरान आपने देखा कितनी सारी फैमिलीज तबाह हो गई, कितने सारे लोगों की जान चली गई। तो ऐसे में स्टेट ही तो थी जिसने एक्चुअली पैसे को पंप किया कि भाई कोविड वैक्सीन आपकी फ्री में लग जाएंगी। स्टेट ही तो थी जिसने इन प्राइवेट कंपनीज को रियायत दिया कि हाँ आप कोविड वैक्सीन पर रिसर्च करो, प्लस आप उसको बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग में भी सपोर्ट करा। तो यानी कि जैसे ईश्वर आपकी जान बचाता है, ऐसी धरती पर जान बचाने के लिए कौन है? स्टेट है। आप कहोगे अब कुछ कुछ विश्वास आ रहा है, लेकिन आपने कहा नहीं अब भी पूरा विश्वास नहीं आ रहा। तो हीगल ने कहा तुम जो है बहुत शक्की किस्म के आदमी हो। लो ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि वो हर जगह मौजूद है। आप कहोगे हाँ इसमें तो हम विश्वास मानते हैं, क्योंकि देखो सब कुछ ईश्वर ने क्रिएट किया है, तो ईश्वर हर जगह मौजूद तो है। तो ऐसे में अब आप कहोगे स्टेट कैसे मौजूद है? स्टेट भी ओमनी प्रेजेंट है। कैसे? वो ऐसे
भाई जब स्टेट का मैंने डेफिनेशन कल आपको बताया तो क्या बताया था, स्टेट की एक टेरिटरी होती है, उसमें पॉपुलेशन होती है, वहां पर एक गवर्नमेंट होती है और वो गवर्नमेंट सॉवरन होती है, संप्रभु होती है। तो मुझे बताइए इस टेरिटरी में, ये जो टेरिटरी है, जैसे मान लीजिए इंडिया की टेरिटरी है, तो इस पूरी इंडियन टेरिटरी में कोई भी ऐसी जगह होगी क्या जहां स्टेट एक्शन नहीं ले सकती या स्टेट काम नहीं कर सकती? यस और नो? हर जगह कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो एक तरीके से पूरे इंडियन टेरिटरी में हर जगह स्टेट एक्शन ले सकती है, तो एक तरीके से यहां पर गॉड इज प्रूव टू बी इक्वल टू स्टेट ऑन अर्थ। तो अगर ये बात क्लियर हो गई हो आपकी, हीगल का जो स्टेटमेंट है क्लियर हो गया हो, मेंशन अल्ट्रा क्लियर। अल्ट्रा क्लियर, अल्ट्रा प्रो मैक्स क्लियर, ठीक है, ग्रेट। तो यानी कि इस स्टेटमेंट के थ्रू हीगल चाह क्या रहे हैं? जब ये बात उन्होंने प्रशिया में लोगों को समझा दी होगी, जैसे आपको समझ में आ गई, तो मुझे बताइए अब लोग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के फंडे के हिसाब से चलेंगे नहीं चलेंगे? अब कहेंगे भाई स्टेट ही है, जो कुछ है पूछने लग जाएंगे स्टेट को, वो तो है कि नहीं? तो यही एक्चुअली हीगल चाहते थे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं और किसी ने क्या क्या कहा। अब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लिए ही अभी हम उसी को समझ रहे हैं। अब मैं इस वर्ड को यहां दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा ऊपर चला गया है, जिससे आपकी मेमोरी में बार बार ये वर्ड गूंजता रहे। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, हम इसी वर्ड को भी समझ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में और क्या क्या इंटरकनेक्शन है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन वर्ड के लिए ही प्लेटो का एग्जाम्पल दिया, हीगल का एग्जाम्पल दिया, अब लीजिए हॉब्स का एग्जाम्पल। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लिए ही हॉब्स, आपके जॉन लॉक थिंकर हैं, आपके मिल, रूसो, इन सब ने, चारों थिंकर्स ने, ये सेकंड वर्ड है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इसमें थिंकर्स हैं ए, बी, सी और डी। इन सब ने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के आइडिया को रियलिटी में तब्दील करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी का इस्तेमाल किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये क्या है? अब आपसे अगर मैं कहूं कि भाई आपको स्टेट की माननी चाहिए और स्टेट पर राज राजा करता है और राजा को ईश्वर ने एक्चुअली बनाया है, तो डिवाइन राइट्स थ्योरी जो है वो भी एक तरीके से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का ही एक टूल है, डिवाइन राइट्स थ्योरी। क्योंकि डिवाइन राइट्स थ्योरी में वर्ड है डिवाइन, डिवाइन के हिसाब से यानी कि राजा जो है वो ईश्वर का नुमाइंदा है और राजा चाहते हैं कि भाई आप इसी राजा के हिसाब से चलो। तो एक तरीके से अगर आप मानने लग जाओगे कि राजा ईश्वर ने बैठाया है तो उससे भी तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मुद्दा ये हुआ कि मिडाइवल तक तो ये चल रहा था सही, लेकिन फिर आने लगे क्राइसिस, क्यों? एक्सप्लॉयटेशन करने लग गए राजा। तो ऐसे में अब कोई नई थ्योरी की जरूरत थी जिससे कि लोग विद्रोह ना करें, स्थिरता बनी रहे। तो ऐसे में एक नया स्टोरी बनाई गई और वो स्टोरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन क्या करती है ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्लेन करती है ऑरिजिन ऑफ स्टेट। ऑरिजिन ऑफ स्टेट, ऑरिजिन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि जो स्टेट है ना ये बनी कैसे होगी। अब इसमें क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो स्टेट है ना वो आप सब लोगों ने मिलकर बनाई है, क्योंकि आप जब ये स्टेट नहीं थी तो उस टाइम पर क्राइसिस था। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल, हॉब्स के अनुसार उस टाइम पर क्राइसिस था। आपस में अगर कानून ही नहीं होगा तो आपस में एक दूसरे को मारने लग जाओगे आप लोग, क्योंकि कोई आपसे छीनेगा कुछ, आप दूसरे से छीनोगे तो आपकी लाइफ ही थ्रेट में आ जाएगी। तो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए आप सब ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और क्योंकि आप सबने इस पर साइन किया तो ये क्या हो गया? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भाई अगर इस वाली थ्योरी में बिलीव नहीं कर रहे हो तो कम से कम ये स्टेट आपने खुद बनाई थी, इंसानों ने खुद बनाई थी, तो अब तो इस पे विश्वास करोगे। अब इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से फायदा क्या हुआ? एक तो आपने स्टेट को क्लियर कर दिया कि भाई देखो ऐसा है, सोर्स ऑफ पावर जो है वो पहले ईश्वर ईश्वर चलता था, अब सोर्स ऑफ पावर ईश्वर नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सोर्स ऑफ पावर कौन है बताइए, तब मैं यहां पर लिखूंगा, आप बताएंगे, ये मैं नहीं बता रहा आपको। सोर्स ऑफ पावर कौन है? सोर्स ऑफ पावर है पीपल, लोग हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमारे पूर्वजों ने,
हम क्यों उसकी सुने? कैसे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अब अचीव होगा? वो इसलिए अचीव होगा क्योंकि हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी स्टार्टिंग में ही लिखा है प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्फ। तो हम भारत के लोग खुद को दे रहे हैं, तो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही तो बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो एक तरीके से आने वाली जनरेशंस भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के फंडे पर चलेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगी, क्योंकि उनको पता है कि जो स्टेट है ना, उसकी पावर का सोर्स क्या है? हम खुद हैं। तो कभी भी स्टेट हमें नहीं दबा सकती। स्टेट हमसे है, हम स्टेट से नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि इलेक्शन प्रोसेस होगा, उसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सीएम बनेंगे, उसके थ्रू ये बने हैं, हमने बनाए हैं। ये एक ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं बीइंग अ टीचर, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ऐसी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जो भी हो, मिनिस्टर हो, उनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हर कोई अपना बस काम ही कर रहा है, किसी को भगवान मानने की जरूरत नहीं है, राइट? कारण क्या है भाई? देश चल रहा है आपके टैक्स पेयर्स मनी से चल रहा है, आप सोर्स हैं। आप कुछ भी चीज खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। आप 3,000 का कोई चीज खरीद रहे हैं उस पर 18% जीएसटी आपका जा रहा है, राइट? 2400, 3,000 अगर आप पे कर रहे हैं तो उसमें से 400-500 रुपए आपका जीएसटी जा रहा है। 2400 रुपए के आसपास की चीजें 400-500 तो आप जीएसटी दे रहे हो। तो सोचो, इतना सारा पैसा आप सरकार को दे रहे हो, आप ही के पैसे से उनको सैलरी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, बंगला मिल रहा है, उनको जिम्मेदारी आपने दी है। तो यानी कि वो नहीं है पावरफुल। पावरफुल कौन है? आप हैं। लेकिन बस यही बात नहीं समझ पाते हैं। आ रही है बात समझ में? तो एक तरीके से इससे आप एम्पावर्ड महसूस करेंगे और स्टेट पर भी एक लिमिटेशन लगेगी। तो मुझे बताइए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का जो आइडिया है वो आगे चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, यस। तो यहां पर भी एक तरीके से हमने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ही देखा, राइट? तो देखिए, हॉब्स, लॉक, मिल, रूसो, सब में हमने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का आइडिया देखा है, ठीक है? तो ये थे मेरे विचार पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को लेकर। अब हम एक नए टर्म पर चलते हैं। नया टर्म, जो थर्ड टर्म है हमारा, ये है लिबरलिज्म। हिंदी में हम इसको कहते हैं उदारवाद। अब इज्म का मतलब जहां पर भी होगा, तो इज्म हिंदी में कहते हैं वाद। तो कहने का मतलब है ये एक आइडियोलॉजी की बात कर रहा है। जब भी मैं आइडियोलॉजी, विचारधारा शब्द यूज करता हूं तो उसका मतलब होता है कि कई सारे सेट ऑफ आइडियाज हैं जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। तो एक अगर कई सारे विचारों को मिलाकर हम देखें, भाई सभी विचारों का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है और इन विचारों में और भी कुछ बेसिक कॉमननेस है, तो उसको हम एक एक्चुअली आइडियोलॉजी मान लेते हैं, जैसे कि लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म में जो वर्ड है ना लिबरल, ये वर्ड आया है एक्चुअली लिबरे से। लिबरे शब्द का मतलब होता है फ्रीडम। तो यानी कि इसका कुछ मतलब फ्रीडम से है, राइट? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर फ्रीडम में और इसमें फिर डिफरेंस क्या हुआ, है कि नहीं? देखिए, फ्रीडम केवल एक स्टेट है आपकी, जहां पर आप अपनी मर्जी से काम कर पाते हैं। लेकिन जो लिबरलिज्म है वो ब्रॉड आइडियोलॉजी है। मैंने बताया ना, उसमें कई सारे विचार हैं। तो एक्चुअली लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी ये आपकी सोशल लाइफ को भी इंपैक्ट करेगी, ये आपकी पॉलिटिकल लाइफ को भी इंपैक्ट करेगी, ये आपकी इकोनॉमिक लाइफ को भी इंपैक्ट करेगी। जब भी आप में से कई लोग ये वर्ड्स पढ़ते होंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आपका दिमाग हो जाता होगा बंद। यार ये क्या बात है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, प्रवचन टाइप लगते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कहां, कैसे? महसूस नहीं कर पाते इसका कुछ प्रभाव। अभी महसूस कराते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो हमें लिबरलिज्म समझना होगा, फिर ये समझना होगा कि ये कैसे आपकी लाइफ को इंपैक्ट करता है, ठीक है? लिबरलिज्म आया इस वजह से, वही डिबेट जो मैंने अभी आपको बताई थी, यानी कि मिडीवल टाइम से मॉडर्न टाइम की तरफ जब हम जा रहे थे। अब आप कहेंगे सर ये डिबेट दोबारा आ गई। वो इस वजह से आ गई क्योंकि जो लिबरलिज्म है ना, ये एक्चुअली मॉडर्न टाइम की आइडियोलॉजी है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो उस क्वेश्चन में आप स्टैंडर्ड एक फ्रेज अपने दिमाग में रखेंगे कि भाई लिबरलिज्म जो है वो मॉडर्न टाइम की आइडियोलॉजी है।
और मैं कभी अपने स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि इसको रट लो। रटना क्यों है भाई? मास्टरी करो, इसके लॉजिक को समझो, क्यों मॉडर्न टाइम में आई होगी। अगर क्यों को पकड़ लोगे, बैकग्राउंड की स्टोरी को पकड़ लोगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रटने वाला काम आपने किया होगा स्कूल में, ग्रेजुएशन में, लेकिन अब बात है समझ बनाने की, क्योंकि देश चलाना है आपको। तो देखिए मिडिवल जो टाइम था, मिडिवल टाइम में हमने जैसे फॉर एग्जांपल बात की कि रिलीजन, ठीक है, हमने बात की कि ये आपकी लाइफ है, तो आपकी लाइफ का सेंटर क्या है? गॉड है। तो अगर कोई बीमारी हुई तो भी कह दिया कि गॉड चाहता है कि आप बीमार रहो भाई, क्योंकि आपके कुछ कर्म काटना चाहता है गॉड, राइट। तो यहां पर धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला था। लेकिन मॉडर्न टाइम में जब विश्वास किया जाने लगा रेशनैलिटी में, रेशनैलिटी का मतलब होता है कि हम ह्यूमन की रीजनिंग पावर में विश्वास करने लगे हैं, यानी कि ह्यूमन खुद अपना अच्छा भला समझ सकता है। पहले तो अच्छा बुरा खुद समझ नहीं सकता था, ये माना जाता था, कहा जाता था कि तुम क्या अच्छा भला समझोगे, तुम थोड़ा ना समझ सकते हो। ईश्वर जो बता रहा है, जो ईश्वर के नुमाइंदे यहां पर धरती पर हैं, वो जो बता रहे हैं बस वही अच्छा बुरा है, तुम्हारे लिए तुम खुद नहीं कर सकते। तो लेकिन अब कहा जाने लगा कि नहीं, खुद कर सकता। आप कहोगे ऐसा कैसे कहा जाने लगा? वो इस वजह से क्योंकि अपने तर्क के द्वारा साइंस पॉपुलर हो गई, और साइंस ने कई सारे इन्वेंशंस कर दिए, चर्च को झूठा साबित कर दिया। चर्च कह रहा था ये जो बीमारी फैली हुई है ये ईश्वर नहीं अभी ठीक करे, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप इसको एंड्योर करो, पेन को, इस पेन को एंड्योर करोगे, इस दर्द को झेलोगे तो एक्चुअली प्योरीफाई हो जाओगे। वहां पर मॉडर्न टाइम में किसी ने पेनिसिलिन का आविष्कार कर दिया, उसने वो गोली खाई, वो ठीक हो गया। अब वो फादर से कह रहा है फादर आप भी ले लो नहीं तो निपट जाओगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइंस से ये पता लगा कि भाई सारे एक्सप्लेनेशन गॉड नहीं दे रहा, यानी कि जो ट्रुथ है, ट्रुथ केवल रिलीजन से नहीं पता लगता, ट्रुथ जो है साइंस से ही पता लगता है। चर्च कह रहा था कि धरती फ्लैट है, इन्होंने कहा साइंस के थ्रू फ्लैट का है, हमारे पास प्रूफ है फ्लैट नहीं है, ये तो अलग शेप है। तो ऐसे में फिर उन्होंने प्रूफ भी कर दिया। शुरू में चर्च नाराज हो गया, आपको पता होगा गैलीलियो वाला किस्सा। लेकिन इन सारे किस्सों से एक बात साबित हो गई, ये ऐसे नहीं माना गया ह्यूमन रेशनल है, ये इन चीजों से साबित हो गया कि भाई हमारे अंदर दिमाग है। जब इतना दिमाग है कि हम सच को खोज सकते हैं साइंस के द्वारा, तो इतना तो दिमाग होगा ही कि हम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, राइट। तो ये तो नंबर 1 टास्क कंप्लीट हो गई हमारे मॉडर्न टाइम में। अब इससे लिबरलिज्म का क्या कनेक्शन है? लिबरलिज्म का कनेक्शन ये है, क्योंकि अभी कहा गया क्योंकि मैन रेशनल है, यही कोर टीनेट है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म की शुरुआत ही इस आइडिया से होती है कि अच्छा मैन रेशनल है, तो यानी कि मैन को आपको कुछ इंडिविजुअलिटी देनी होगी। आप कहेंगे ये बात समझ में नहीं है, इंडिविजुअलिटी देनी होगी। इसका मतलब ये हुआ, लिबरलिज्म कहता है कि देखो भाई स्टेट, सोसाइटी हमेशा ये इंश्योर करना कि ये है इंडिविजुअल, यानी कि ये है आप इनकी जो लाइफ है ना, उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस उसको तो कर दीजिए कम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस को कम करिए। मिडिवल टाइम में चलता होगा कि आप रेस्ट्रिक्शन लगा देते राजा, लेकिन मॉडर्न टाइम में क्योंकि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, रीजन है, तो इसे रेस्ट्रिक्शन कम कर दीजिए कम, और जो चॉइसेस हैं उनको बढ़ा दीजिए। ये जो 2 शब्द मैंने आपको बताए, ये लिबरलिज्म के कोर वर्ड है। यानी कि सरकार की नीति ऐसी हो कि आप पर जो रेस्ट्रिक्शन है, जो आप पर रुकावटें लगती थी, कंट्रोल था, उसको कम किया जाए, और आपकी जो चॉइसेस हैं, ये सी है यहां पर, चॉइसेस हैं, उसको जो है बढ़ाया जाए, तब जाकर ही आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, राइट। अच्छा, अब मुझे बताइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। कितने लोगों को यह बात कनेक्ट हो रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल आया, उसका कनेक्शन एक्चुअली मॉडर्न एज के लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से है? यस और नो? राइट। तो कहने का मतलब यह है कि भाई इसके पास सही गलत समझने की ताकत है, तभी तो इसको आजादी दो। लिबरलिज्म का एक और फेमस स्टेटमेंट है, नो स्टेट कैन एवर बिकम ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन इंडिविजुअल्स, यानी कि कोई भी राज्य महान नहीं बन सकता अगर वो अपने ही लोगों का दमन करे तो। क्योंकि अगर आप अपने ही लोगों का दमन करोगे, अपने लोगों को रेस्ट्रिक्ट करोगे, तो हर कोई अपनी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम नहीं कर पाएगा।
इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा, क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएगा, तो नए नए इन्वेंशन कैसे होंगे, नए नए आइडियाज कैसे आएंगे, नए नए सॉल्यूशंस कैसे आएंगे? तो क्या कोई देश महान बन सकता है? नहीं। इस वजह से देश को महान बनाने के लिए माना गया कि लिबरलिज्म जो है वो एक बेस्ट आइडिया है। अब चलते हैं वापस उस बात पर जो मैंने कहा था आपसे कि भाई लिबरलिज्म सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों चीजों में अप्लाई होता है। एग्जाम्पल देते हैं। अब आपकी ये समझ बन गई लिबरलिज्म की कोर। अब समझते हैं इसके एप्लीकेशन को सोशल लाइफ में लिबरलिज्म। आपको नहीं लगता कि लिबरलिज्म जो है वो केवल एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, वो अब वे ऑफ लाइफ बन चुका है पूरी दुनिया में। एग्जाम्पल लीजिए, अपने आप को कंपेयर कीजिए आपसे 2 जनरेशन पहले, यानी कि आप अपने आप को कंपेयर कीजिए आपकी दादी से, ठीक है? आपको नहीं लगता कि जो नई जनरेशन है उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है कि भाई हम पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, हम पर कोई रोक टोक ना करे। अगर आप पर कोई रोक टोक करने लगता है, आपकी चॉइसेस को लिमिट करता है, आपको सही गलत खुद बताता है, तो आपको बुरा लगने लगता है कि नहीं? प्रॉब्लम होने लगती है आपको। ये क्या है? राइट? तो कहने का मतलब ये है, लेकिन आपकी जो दादी थी, क्या उनको इतना बुरा लगता था? क्या उनकी जो आपकी दादी दादा थे, क्या वो इतना ज्यादा एक्चुअली अपोज करते थे इस बात का कि उनको सही गलत उनके पेरेंट्स क्यों बता रहे हैं, उन पर इतनी रुकावट क्यों लग रही है? नहीं, उनके लिए वो चीजें नॉर्मल थी। लेकिन आज आपके लिए चीजें नॉर्मल नहीं है। इस बात पे तो लड़ाइयां हो जाती हैं, घर अलग हो जाते हैं, क्योंकि आज आप अपनी जिंदगी लिबरल वे में जीना चाहते हैं। इसी वजह से जॉइंट फैमिली टूटकर फिर न्यूक्लियर फैमिली बनी। अब न्यूक्लियर फैमिली में भी, न्यूक्लियर फैमिली बनना वो एक तरीके से लिबरल आइडियोलॉजी का ही सोशल इंप्लीकेशन था, क्योंकि हर कोई चाहता भी अपनी मर्जी से चलेंगे हम तो। अब न्यूक्लियर फैमिली में भी फिर लिबरल आइडिया फिर अप्लाई हुए। कहने लगे कि यार मैं पति की रुकावट की नहीं सुन सकती, या पति कह रहा है मैं पत्नी की रुकावट नहीं सुन सकता, तो फिर सेपरेशन, डाइवोर्स। कितनी बार ये कारण है। ये लिबरल आइडिया ही है जो कह रहा है कि सिंगल मदर और सिंगल फादर, पत्नी नहीं चाहिए, पत्नी कह रहे पति नहीं चाहिए, ऐसे हम बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसे जी लेंगे। राइट? तो कहने का मतलब ये है कि लिबरल आइडिया यहां पर भी वर्क कर रहा है। ये एक एग्जांपल दिया। अदर एग्जांपल देता हूं सोशल लाइफ के इसके एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, आपको ही लगता कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारे समाज का जिस पर वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था ना कि भाई शूद्र जो हैं वो वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते, है कि नहीं? आप अगर कोई और काम भी करोगे, पढ़ लिख के डॉक्टर भी बन जाओगे, तो कहा जाएगा कि अपर कास्ट के लोग वो इनके यहां नहीं जाएंगे दिखाने या प्रेस्क्रिप्शन लेने। तो वो बेचारा फिर पढ़ के करेगा क्या? उससे प्रेशराइज किया जाएगा कि नहीं, तुम्हारे पास चॉइसेस नहीं है, तुम केवल सफाई का काम करोगे। आपको नहीं लगता जो लिबरल आइडिया है वो इस कास्ट सिस्टम पर प्रहार करता है कि भाई तुम्हारा टाइम गया? यस और नो? राइट? अब और बताते हैं आपको पॉलिटिकल वे में। अब आपको नहीं लगता कि ये जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एक तरीके से लिबरल आइडिया है? ये तो राइट आर्टिकल 14 से लेकर 18 इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है? 19 आपकी फ्रीडम की बात कर रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपका रिलीजन, आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि भाई आप अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकते हो। आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल एप्लीकेशन है लिबरलिज्म का? मैं और गहराई से एग्जांपल देता हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 वो आपको आजादी देता है धर्म से जुड़ी हुई। उसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से अपना धर्म चुन सकते हैं। तो अपने हिसाब से चुन भी सकते हैं, प्रोफेस भी कर सकते हैं, प्रोपगेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अंशुमन आप हिंदू धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं अभी आप? ठीक है, कह रहे हैं ऑफ कोर्स। चलिए, लेकिन मान लीजिए आर्टिकल 25 का ज्ञान हुआ आपको, लिबरलिज्म का ज्ञान हो गया आपको। आपने अब दिवाली पे आप अपने घर जाएंगे तो आपने मम्मी पापा से कहा सुबह उठकर कि मैंने आर्टिकल 25 पढ़ा है और अब जो है मेरे अंदर से ये भावना आ रही है कि मैं अपने हिसाब से दूसरा धर्म चुन लूं। ठीक है, आपने कहा मैं दूसरा धर्म मान लीजिए इस्लाम को कबूल कर रहा हूं।
ठीक है, ये कह रहे हैं सर बुद्धिज्म कराइए, बुद्धिज्म में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, चलिए बुद्धिज्म, ठीक है। तो आपने बुद्धिज्म अपनाया, तो अब आपके पेरेंट्स आपको रोक नहीं सकते एटलीस्ट कानूनी तौर पर, क्योंकि आप पेरेंट्स से कहोगे कि अगर मुझे आपने मेरा धर्म जो बुद्धिज्म में अपना रहा हूं उसको रोका तो वो मेरे फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो जाएगा, मौलिक अधिकार के खिलाफ हो जाएगा। और पीएसआई की क्लास में बैठता हूं मैं, मुझे पता है फंडामेंटल राइट अगर मेरे किसी ने छीनने की कोशिश करी, चाहे वो सरकार है चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 32, इसका इस्तेमाल करके मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, नॉक कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट फिर मुझे मेरा ये मौलिक अधिकार दिलाएगी। तो पेरेंट्स डर गए, भाई ये तो ज्यादा बड़ा कानूनी जानकार बन के आया दिल्ली से। तो चलो भाई, अब जो है कहा कि चलो भाई तुम ये कह रहे हो ना कि आर्टिकल 25 में ये लिखा है कि भाई तुम अपनी मर्जी से, चॉइसेस है आपके पास, लिबरलिज्म का आइडिया है, अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकते हो। ये आइडिया, लिबरलिज्म का आइडिया इस वजह से है क्योंकि ये यहां पॉसिबल है इंडिया में, राइट। लेकिन अगर मैं आपको लेकर चलूं फॉर एग्जांपल फ्रांस में, जब लुई वहां पर मोनार्क थे, तो वहां पर राजा डिसाइड कर रहा था कि आपका धर्म क्या होगा। इवन क्रिश्चियनिटी में भी राजा ने कहा कैथोलिक्स होंगे सब, तो कैथोलिक्स ही होंगे, जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे थे। तो यानी कि वहां तो लिबरलिज्म था ही नहीं, वहां चॉइसेस कहां थी, वहां तो रेस्ट्रिक्शन थी, भाई प्रोटेस्टेंट नहीं बन सकते आप, आपको कैथोलिक क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आर्टिकल 25 सीधे से साबित करता है कि इंडिया की जो फंडामेंटल राइट है ये लिबरल फिलॉसफी पर आधारित है, लिबरलिज्म पर आधारित है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिए कैसे इवॉल्व हुआ है। अच्छा, अब इतनी से माने नहीं अंशुमन, सुबह इन्होंने पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया मैं बुद्धिज्म को अपना रहा हूं और मुझे छेड़ मत देना, आर्टिकल 25, और अगर छेड़ा तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। पेरेंट्स ने कहा ठीक है जो मर्जी है तू वो कर। अब शाम हुई, शाम को आते आते इन्होंने आर्टिकल 25 के ही अंदर एक नए वर्ड पर चले गए, वो था प्रोफेस, यानी कि अपने अंतर्मन से पहले माना, फिर पेरेंट्स को बताया कि हाँ प्रोफेस मतलब पेरेंट्स को बताया कि भाई मैं इस धर्म को मानता हूं, इसकी ये प्रैक्टिस है। अब मतलब पहला स्टेप होता अपनी कॉन्शियंस से आपने माना, फिर आपने बताया, प्रोफेस मतलब आपने पेरेंट्स को बताया, ठीक है। प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस का मतलब अब इन्होंने चैंटिंग स्टार्ट कर दी वहीं पर, और इन्होंने मतलब सर पे बाल होके गंजे होके इन्होंने चोगा पहन लिया, और अब ये बुद्धिस्ट मॉन्क लगने लग गए, अपने घर में घूम रहे हैं बुद्धिस्ट मॉन्क बन के, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉन्शियंस से अपनाया, प्रोफेस यानी कि पेरेंट्स को बताया, प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस करने लग गए। लेकिन यही नहीं माने, अब हो गई रात को अब इनको आया यार आर्टिकल 25 पूरा इंप्लीमेंट कर देता हूं। तो नेक्स्ट था प्रोपोगेट। तो अब इन्होंने अपने भाई बहनों को कहा कि तुम क्या ही कर रहे हो, तुम आओ मेरी शरण में। कारण क्या है, वो कह रहे हैं लिबरलिज्म का जो आइडिया है वो इन सभी रेस्ट्रिक्शन से तुम्हें हटाता है, तुम्हारे पास चॉइस देता है कि तुम भी बौद्ध धर्म को अपना सकते हो। तो उन्होंने कहा इनके भाई बहनों ने कि भैया ये काम आप ही करो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पेरेंट्स जो है प्रॉपर्टी देंगे नहीं, आपका तो वो बात कर रहे थे कि आपको तो विल से निकालेंगे, प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है, तो हम चाहते हैं प्रॉपर्टी हमें मिले। तो इन्होंने कहा कि अब इन्होंने लालच दिए, तो अब अगर ये लालच दे रहे हैं या डरा रहे हैं, लालच और डराकर प्रॉपर्टी के किसी भी थ्रू अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 आपको अलाउ नहीं करता। तो बच्चा कहेगा मैंने भी शशांक सर की क्लास ली हुई है, उसमें बताया था उन्होंने कि प्रोपेगेट तो आप कर सकते हो, लेकिन लालच या डर, दो चीजें, लालच या डर, इसके थ्रू अगर आप प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हो तो अब हम आपकी शिकायत करेंगे, आप हमारी शिकायत नहीं करोगे, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आइडिया है जो ये कर पाए, ये क्या है, पॉलिटिकल एप्लीकेशन है ऑफ लिबरलिज्म, राइट। तो आई थिंक ये अब क्लियर हुआ होगा, राइट। अब जाते हैं इकोनॉमिक वाले पर। अब इकोनॉमिक वाले में कैसा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि लिबरलिज्म जो है वो कोर आइडिया है जिससे कि हमारी सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन पाई। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाले ट्रेंड रखती है। कैपिटलिस्ट में वर्ड है कैपिटल, इसको हम पूंजीवाद भी कहते हैं। पूंजीवाद मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का बेस्ट एग्जांपल, और यहां पर मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, उसको थोड़ा और क्लियर लगेगा आपको यहां पर, ठीक है। तो अब हम बात करें कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्या है लिबरलिज्म का, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, आपने नाम सुना है एडम स्मिथ का, जाना पहचाना नाम है कुछ, क्रिकेटर का नाम है कोई, नहीं। एडम स्मिथ, इनकी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस याद है आपको, कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी आपने, इसका जिक्र पढ़ा होगा, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ग्लासगो, ब्रिटेन, यूके का ही पार्ट है ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे एडम स्मिथ, उन्होंने एक बुक निकाली वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने कहा कि स्टेट यू शुड बी ऑन बैकफुट,
इन्होंने कहा स्टेट शुड नॉट इंटरवीन, स्टेट शुड नॉट इंटरवीन इन इकोनॉमी, यानी कि इन मार्केट। स्टेट को मार्केट में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मार्केट में क्या बनेगा, कोई कितना प्रोडक्शन करना चाहता है, किस तरह का करना चाहता है, प्राइस क्या होगा, ये सब स्टेट डिसाइड ना करे। इस पर स्टेट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए किसकी, जो बना रहा है और जो खरीद रहा है। तो ऐसे में ये जो आइडिया है इसको हम कहते हैं लेसेस फेयर। लेसेस फेयर इसका मतलब ये होता है कि आपने फ्री मार्केट कर दी। फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं कि फ्री में मिलेगा सब कुछ, फ्री मार्केट का मतलब है स्टेट के इंटरवेंशन से फ्री रहेगी। तो स्टेट के इंटरवेंशन से फ्री होना यानी कि सरकार डिसाइड नहीं करेगी प्राइस, सरकार नहीं कंट्रोल करेगी क्या बनाओगे कितने बनाओगे। तो एक्चुअल में आपको ही लगता है ये अपने आप में लिबरलिज्म की जो कोर आइडियोलॉजी है उससे निकलने वाली ही एक पॉलिसी है? यस और नो, यस और नो? यस। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से लिबरलिज्म का ही यहां पर एक एप्लीकेशन हुआ। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या सीखा, हमने लिबरलिज्म के कोर टीनेट भी सीखे और हमने लिबरलिज्म के एप्लीकेशन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक भी सीखे, और हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में कैसे इंडिया में भी लिबरल आइडियोलॉजी का प्रभाव देखा गया वो भी सीखा। राइट, अब इसके बाद अपनी जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। अब हुआ क्या, इसी लिबरलिज्म से जब ये फ्री मार्केट की बात आई ना, इकोनॉमिक वाले एंगल की, कि सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, तो सबसे ज्यादा मजा पता है किसका आया? सबसे मजा आया कैपिटलिस्ट का। कारण अगर लिबरलिज्म कह रहा था कि स्टेट तुम इंटरवीन नहीं करोगे, स्टेट तुम इंटरवीन नहीं करोगे, तो इससे हुआ क्या कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में लेबरल है अंशुमन, तो अंशुमन फैक्ट्री में जा रहा है, वहां से वापस जा रहा है, लेकिन टाइम कितना लगा रहा है? 17 घंटे 18 घंटे मान लो इससे काम कराया जा रहा है, और इससे पैसा कितना दिया जा रहा है? मात्र इतना कि इसका केवल आज का काम चल सके। यही हो रहा था कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और आज तो फिर भी काफी चीजें सुधर गई, लेकिन इनिशियल टाइम में तो ये हो रहा था। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोप की। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो कि बनी थी लिबरल आइडियाज पर, जिसको हम लिबरल इकोनॉमी भी कहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा था कि स्टेट ने तो कह दिया हम तो इंटरवीन नहीं करेंगे फैक्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर अंशुमन जैसों का शोषण हो रहा है, पैसा मात्र इतना दिया जा रहा है कि तुम्हारा आज का काम चल सके, कल का काम ना चले। कल का काम अगर इनका चल गया तो कल आओगे क्या? कल कह रहे हैं मैं तो बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश के मौसम में माहौल बनाएंगे, बैठेंगे चाय पियेंगे वाइफ के साथ बैठ के, है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे मजे के चक्कर में यहाँ कैपिटलिस्ट कह रहा है कि भाई मेरे प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर उनकी प्रोडक्शन कम हो गई तो मुझे बताइए प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के चक्कर में हम अब अंशुमन को ये मजे नहीं लेने देंगे। हम अंशुमन से कहेंगे तुम्हें इतना ही पैसा देंगे, तुम्हारा आज का काम चल सके, कल फिर आना वापस। तो ऐसे में एक तरीके से अंशुमन का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि अंशुमन को दी जा रही है ऐसी वेज जिस पे बेसिकली जैसे से काम चल रहा है, और ह्यूज प्रॉफिट कौन कमा रहा है? कैपिटलिस्ट कमा रहा है। अब इससे क्या होगा धीरे धीरे? अब इससे धीरे धीरे ऐसा होगा कि एक वर्ग ऐसा होगा, ये जो वर्कर है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये तो गरीब होगा, और जो कैपिटलिस्ट है वो अमीर का अमीर होता चला जाएगा। राइट, तो एक तरफ से ये फासला जो है और बढ़ता चला जाएगा, तो ये फासला और बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो गैप है, अगर मुझे बताइए, अगर समाज में गैप अमीर और गरीब का इतना बढ़ जाए, ये है रिच और ये है पुअर, अगर गरीब और अमीर का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मुझे बताइए क्या वो समाज में, देश में स्थिरता के लिए अच्छा है कि बुरा है? इज इट गुड और इज इट बैड? वो तो बैड है। कारण अंशुमन जो है कब तक झेलेगा? एक दिन अंशुमन क्या करेगा, अपने वर्कर्स के साथ यूनाइट होगा और कहेगा हम तो इसके खिलाफ हैं, कैपिटलिस्ट के खिलाफ हैं, स्ट्राइक होंगी, वायलेंस भी हो सकती है। तो यानी कि आपको ये पता लगा लिबरलिज्म के एक्चुअली कुछ बुराइयों की वजह से, लिबरलिज्म के नेगेटिव इंप्लीकेशन की वजह से एंट्री होती है पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स की। नाम तो सुना ही होगा, और मार्क्स के जो कोर आइडियाज हैं उनको हम कहते हैं मार्क्सिज्म। राइट, अब मार्क्स इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं
जहां पर आज जर्मनी है वहां पर मार्क्स का जन्म हुआ। मार्क्स ने बाकी की जिंदगी फ्रांस और अलग अलग जो यूरोपियन देश है वहां पर जी। वहां पर वो लिखते रहते थे। उनका एक फ्रेंड था फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने उनकी बातों को कंपाइल किया, उनके व्यूज को कंपाइल किया और फिर एक बुक भी पब्लिश की थी, दास कैपिटल, फेमस बुक ऑफ कार्ल मार्क्स। तो मार्क्स के जो आइडियाज हैं वो क्या हम कह सकते हैं एक तरीके से वो रिएक्शन थे लिबरलिज्म के नेगेटिव इफेक्ट्स के लिए। वो एक तरीके से तभी तो वो बाद में आए ना भाई। मैंने आपको मार्क्स पहले थोड़ा ना बताया, मार्क्स की एंट्री मैंने तब कराई जब मैंने आपको लिबरलिज्म में वाह वाह करा दिया। अब आपको लगा अच्छा सब कुछ अच्छा था, फिर मैंने कहा देखो बुराई कितनी ज्यादा है, अमीर और गरीब का फासला बढ़ता जा रहा है। तो एक तरीके से मार्क्सिज्म जो है वो रिएक्शन है लिबरलिज्म के नेगेटिव इफेक्ट का। अब मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि ये मेरी प्रेडिक्शन है, उनकी प्रेडिक्शन है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ही पैराडॉक्सिकल है। पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या है अब जरा ये बताता हूं। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट आर डिगिंग देयर ओन ग्रेव। मतलब समझते हो अंशुमन? इसका मतलब यह है कि कैपिटलिस्ट अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट अंशुमन का शोषण कर रहा था, अंशुमन जैसे लोगों का शोषण कर रहा था, तो मुझे बताइए एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि नहीं आएगी कि अंशुमन के पास खोने के लिए कुछ होगा नहीं। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है। कारण जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, वो दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति है, क्योंकि अब वो रिवॉल्यूशन करेगा। भाई रिवॉल्यूशन वही करने सबसे आगे आएगा जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बात सही है कि नहीं है? राइट? तो कहने का मतलब यह है कि नाउ देयर कैन बी वायलेंस। मार्क्स का कहना था कि अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज आएगी, मार्क्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक ऐसी स्टेज आएगी कि फासला जो है इतना बढ़ जाएगा कि अब वायलेंस होगी वर्कर्स की तरफ से थ्रू कैपिटलिस्ट टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिज्म को खत्म कर दिया जाएगा। मार्क्स स्टेटमेंट देते हैं, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यू शुड यूनाइट टुगेदर, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। यानी कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें इकट्ठा होना चाहिए। तुम्हारे पास खोने के लिए है तो ये बेड़ियां जिसकी वजह से अंशुमन अपनी वाइफ के साथ चिल नहीं कर पा रहे थे, बेड़ियां। राइट? तो कहने का मतलब ये है नाउ यू हैव टू राइज एंड यू हैव टू डू दिस रिवॉल्यूशन। तो यानी कि मार्क्स वायलेंट रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। मार्क्स वायलेंट रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। और रिवॉल्यूशन कौन करेगा? वर्कर्स करेंगे। मार्क्स वर्कर्स को कहते हैं ये है प्रोलेटेरिएट क्लास। प्रोलेटेरिएट ये शब्द मार्क्स अपने वर्क में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशनरी क्लास जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मार्क्स कहते हैं कि देखो ये है गैप, वर्कर और ये है आपका कैपिटलिस्ट। जब ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पहली स्टेज तो ये थी, ठीक है, कि गैप बढ़ता गया, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या आई? अब यहां पर आया वायलेंट रिवॉल्यूशन, ठीक है। वायलेंट रिवॉल्यूशन हुआ, किसने किया? कैपिटलिस्ट ने किया। तभी ये वर्ड यूज होता है लाल सलाम, लाल रंग। मार्क्स कहते हैं वायलेंस से डरना नहीं चाहिए, वायलेंस तो होता है, वायलेंस तो नेचर है। मार्क्स कहते हैं वायलेंस इज मिडवाइफ ऑफ चेंज, यानी कि इस वन स्टेज से सेकंड स्टेज पर आना होगा, सेकंड से थर्ड पे जाओगे। मिडवाइफ ऑफ चेंज, मिडवाइफ ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? मिडवाइफ कौन होती है? मिडवाइफ होती है जो एक्चुअली हेल्प करती है डिलीवरी के दौरान, जब वो बर्थ होती है एक नए बेबी की। तो मार्क्स कहते हैं भाई कोई बर्थ ऐसी हो सकती है कि जिसमें ब्लड ना फ्लो हो। क्या कोई हो सकती है ऐसी बर्थ? नहीं। हर बर्थ के समय, हर डिलीवरी के समय ब्लड तो निकलता ही है, तो नेचर है। तो जैसे बर्थ के समय ब्लड निकलता है, इसी तरीके से अगर वायलेंस करके कैपिटलिस्ट को खत्म कर रहे हो आप, कुछ कैपिटलिस्ट लोगों को मार रहे हो, खत्म कर रहे हो, ये नेचुरल होना ही है, क्योंकि इसी से आप थर्ड स्टेज पर जाओगे जो होगी सोशलिज्म। सोशलिज्म में मार्क्स कहते हैं कि देखिए सोशलिज्म जो वर्ड है ना,
इसके कई मायने मिलेंगे आपको हमारे पॉलिटिकल साइंस में। मैं सोशलिज्म अलग से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में भी आपको पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ सोशलिज्म भी पढ़ाऊंगा। यहां पर मार्क्स के लिए सोशलिज्म का मतलब अन्य सोशलिज्म वर्ड से अलग है। मार्क्स के लिए सोशलिज्म का मतलब वो नहीं है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सोशलिज्म है, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से सोशलिज्म है जो वायलेंट रिवॉल्यूशन से आएगा, और इस सोशलिज्म में एक्चुअली वर्कर्स कंट्रोल करेंगे कुछ टाइम के लिए स्टेट को, वर्कर्स। तो एक तरीके से वर्कर्स ऊपर हो जाएंगे क्योंकि रिवॉल्यूशन उन्होंने किया है। लेकिन मार्क्स कहते हैं फोर्थ स्टेज, अल्टीमेट स्टेज है, उस पर जाना होगा, वो होगा कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो वर्ड है, इसमें एक वर्ड है कॉमन, यहां से ये बना है। कॉमन क्या? कॉमन प्रॉपर्टी। मार्क्स कहते हैं फोर्थ स्टेज पे लाना होगा क्योंकि थर्ड स्टेज पे तो वर्कर्स रूल करने लग गए। मार्क्स कहते हैं जिसके पास भी पावर कंसेंट्रेट होगी वो उसका मिसयूज करेगा। मार्क्स कहते हैं कि शोषण इस वजह से हुआ कैपिटलिज्म में क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से अपने पास कितनी भी प्रॉपर्टी रख सकते हो, और अगर आपको अधिकार है प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करने का तो जाहिर सी बात है इनइक्वालिटी आएगी ही आएगी। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा, कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करेंगे, इनइक्वालिटी आएगी आएगी। तो आपने सुना होगा कोविड टाइम के दौरान कि एक तरफ कुछ लोग थे जो बेयर बेसिक मतलब बेसिक नेसेसिटीज के लिए फाइट कर रहे थे, जॉब लॉसेस हो रही थी। दूसरी तरफ ऐसे भी देश थे, ऐसे भी लोग थे हमारे देश में और दुनिया में जिनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था। महीने में 90 करोड़ कमा रहे हैं, दिन में 90-100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो यानी कि वो एक्यूमुलेट हो रहा था उनके पास पैसा, राइट। इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, और ये कोई प्राकृतिक कारणों से नहीं हो रहा है, ये एक सिस्टम की वजह से हो रहा है। ये मार्क्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्क्स कह रहे हैं गरीबों को समझाया जाता है तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारी नियति है, तुम्हारा भाग्य ऐसा है। मार्क्स कहते हैं तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। मार्क्स एक वर्ड यूज करते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस, यानी कि भ्रमित किया गया है तुम्हें। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास इतना मेहनत करके भी पैसा इस वजह से नहीं है क्योंकि सिस्टम जो बनाया हुआ है वो कैपिटलिस्ट के फेवर में बनाया हुआ है। किसने कहा कि एक्चुअली मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट केवल एक व्यक्ति लेगा? समय तो तुमने भी दिया था। उस समय के बदले जो तुम्हें 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए जो भी दे दिए गए, वो तुम्हारी वैल्यू किसने डिसाइड कर दी? क्या नेचर ने बताई थी? कुछ आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारे काम की ये वैल्यू होगी? नहीं, तुम्हारे काम की ये वैल्यू नहीं है। तुम्हारे काम की अगर ये वैल्यू होती तो तुम्हारे काम से 10 करोड़ का प्रॉफिट कैसे बना लेता कैपिटलिस्ट? वो कैपिटलिस्ट बना है क्योंकि लेबरर्स ने काम किया है, और लेबरर्स इस वजह से गरीब रहे हैं कि जानबूझकर उनकी वैल्यू को कम दिखाया गया है, तभी तो प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया है कैपिटलिस्ट ने। तो तुम्हारा बनाया जा रहा है सदियों से और तुम बनते आ रहे हो। अगर इससे ऊपर निकलना है तो समझो मेरे आइडियाज को, वायलेंट रिवॉल्यूशन करना होगा, कुछ टाइम पर तुम्हारे पास पावर आएगी, लेकिन अल्टीमेटली मत करना, नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। तो कम्युनिज्म में आना, कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर कोई काम तो करेगा लेकिन अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि भाई आज काम करने का मन नहीं, चलो नहीं करते। मार्क्स कहते हैं बाई नेचर हर एक व्यक्ति में दो एस्पेक्ट हैं। बाई नेचर मार्क्स कहते हैं हर एक व्यक्ति क्रिएटिव है, हर एक व्यक्ति सोशल है। मार्क्स कहते हैं कि लिबरल आइडिया ऑफ लाइफ, ये लिबरल के आधार पर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये कभी भी आपको ट्रू फ्रीडम नहीं दे सकता। आप कहोगे नहीं मार्क्स तुम गलत हो, हमें तो देखो अलग से फंडामेंटल राइट में फ्रीडम वर्ड यूज किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मार्क्स कहते हैं कुछ नहीं है वो फ्रीडम। आप कहोगे मार्क्स कैसे? मार्क्स कह रहे हैं कि ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, अपनी इच्छाओं से आजादी ही असली आजादी है। मार्क्स कह रहे हैं जरा अपने अंदर झांक कर देखो, तुमने जो कोर्सेज परस्यू करे अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल कोर्स, वो भी इस वजह से करे क्योंकि तुम्हारी कुछ इच्छाएं थी कि इसमें पैसा ज्यादा मिलेगा। तुम काम कई सारे केवल मजे के लिए नहीं करते, क्रिएटिविटी के लिए नहीं करते कि मैं इसमें एक्सेल करूंगा, मैं इसमें जबरदस्त कंट्रीब्यूट करूंगा, ऐसा करूंगा कि बस सोसाइटी में बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तुम्हारा मुद्दा ही क्या रहता है? पैसा। मार्क्स कह रहे हैं गलती तुम्हारी नहीं है, तुम कैपिटलिस्ट सिस्टम में पैदा हुए हो। तुमने देखा है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो सोशल स्टेटस नहीं होता, लोग उसका काम नहीं करते। पैसा नहीं होता तो घर में खाना कैसे आएगा, पढ़ेंगे कैसे, और हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे, माँ बाप की हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे? तो हर चीज में पैसा ही मेन। मार्क्स कहते हैं पैसा जरूरी है, लेकिन कम्युनिज्म में
पैसे की निर्भरता नहीं रहेगी तुम पर, क्योंकि तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति ये कम्युनिज्म का सिस्टम करेगा, क्योंकि किसी एक के पास प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि देश में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी पर्सनल जो एसेट है वो मात्र 8,25,000 करोड़ है। 8,25,000 करोड़। एक तो था 1 करोड़। अंशुमन 1 करोड़ देखे हैं कभी? अभी तक नहीं देखे। सोचो किसी के पास 8,25,000 करोड़ हैं। तो कहने का मतलब है वो 8,25,000 करोड़ तुम्हारे काम नहीं आ पा रहे सिस्टमैटिक रूप से, और वो इस वजह से नहीं, प्रकृति ने दिया, वो सिस्टम ऐसा सेट किया गया है कि शेयर उसके पास ज्यादा रहेगा, प्रॉफिट का सरप्लस उसके पास ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर कॉमन प्रॉपर्टी हो, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी नहीं, तो एक्चुअली सारे एसेट, सारे रिसोर्सेस लोगों में इस तरीके से बटे होंगे कि लोग, पीपल विल बी ऑर्गेनाइज्ड एज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि हर कोई अपना अपना जिम्मेदारी समझे। कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ वर्कर होंगे, कुछ मैनेजर होंगे, लेकिन हर कोई काम तो करेगा। लेकिन इसलिए करेगा क्योंकि भाई उसको अपने दिन का सदुपयोग करना है, उसको सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि यही ट्रू ह्यूमन नेचर है। हमेशा जो भी हमारे पास लाइफ में इस वजह से कि कोई ना कोई काम करके हमें दे रहा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। दिस इज द ट्रू ह्यूमन नेचर, क्रिएटिव एंड सोशल। और तुम्हारी जितनी भी जरूरतें होंगी वो समाज ही करेगा। मतलब कोई जो डॉक्टर्स होंगे तुम्हारी फैमिली को देखेंगे, तुम्हें देखेंगे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई। टीचर्स तुम्हें पढ़ाएंगे, टीचर्स तुमसे पढ़ने का पैसा नहीं लेंगे, अलग से एक्यूमुलेट नहीं करेंगे पैसा, क्योंकि उनकी सभी जरूरतों को सिस्टम पूरा कर रहा है। वो पैसा इसलिए ले रहा है क्योंकि भाई अभी उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए। तो कहने का मतलब है ये कम्युनिज्म कॉमन होगा, प्रॉपर्टी यहां पर प्राइवेट नहीं होगा, ये बात वो कह रहे हैं। हालांकि ऐसा कम्युनिज्म कभी असलियत में आ नहीं पाया। एफर्ट किए गए लेकिन ऐसा आ नहीं पाया। रशियन क्रांति हुई, रूसी क्रांति, उसके बाद वायलेंट रिवॉल्यूशन तो हुआ, लेकिन इसी स्टेज पर अटक गया। यानी कि एक सरकार बनी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लेनिन ने सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद कम्युनिज्म में नहीं जा पाए, पूरी तरीके से नहीं जा पाए। तो ये अभी तक एक यूटोपिया बनकर रह गया। यूटोपिया का मतलब होता है कोई चीज इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि वो वास्तविकता से बहुत दूर है, उसको हम कहते हैं यूटोपिया। ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है, तभी हम इसको कहते हैं यूटोपिया। बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है, राइट? अगर यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया हो तो मेंशन ऑल क्लियर। ऑल क्लियर? सो एट दिस मोमेंट आई डिक्लेयर दिस लेक्चर कंप्लीट। हम यहां पर कंक्लूड कर रहे हैं। सो आई थिंक आज का लेक्चर काफी प्रोडक्टिव रहा होगा आपके लिए, समझ बनाने के लिए पॉलिटिकल साइंस में, राइट? पॉलिटिकल साइंस की एसेंस आपको पकड़ में आई होगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रटने की जरूरत नहीं है अगर पता हो कि सब्जेक्ट को पकड़ना कैसे है, ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।